Assalamu alaikum dear students, my name is Aisha Khalid and welcome to my YouTube channel The Doctors. Students, आज हमने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको देती हूँ इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the branch of biology which deals with the study of chemical components and the chemical processes in living organisms. And then I would like to tell you about biological molecules. Biological molecules are different chemical components of living beings. These biological molecules are of two types. These can be inorganic and these can be organic. Organic includes carbohydrates, lipids, protein, and nucleic acid, while the inorganic includes water, carbon dioxide, acid, bases, and salts, etc. स्टूडेंट्स, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स। Students, approximately about 25 elements out of 92 naturally occurring elements of Earth are found in the living beings. These are called bioelements, and the human body is composed of only 16 bioelements. Some major bioelements include oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus, while some minor elements include potassium, sulfur, chlorine, sodium, and magnesium. There are also some trace elements found in our body that includes iron, copper, manganese and zinc. स्टूडेंट्स, इसकी परसेंटेजेस जो मैंने आपको बताई हुई हैं लाइक ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3% एंड फॉस्फोरस 1%। ये आपने याद करनी है, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी केमिकल कॉम्पोजिशन। आज हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन अब डिस्कस करेंगे बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड द मेमेलियन सेल। वाटर, बैक्टीरियल सेल में जो वाटर है दैट इज प्रेजेंट 70% एंड आल्सो इन मेमेलियन सेल दैट इज 70%, while the proteins percentage in prokaryotes means bacterial cell is 15% is less than the mammalian cell that is 18%, and the carbohydrate composition is 3% that is also less than the mammalian cell percentage that is 4%, while the lipids that is 2% in bacterial cells and the 3% in mammalian cell। अब जैसे कि हमने ये सीक्वेंस देखी कि बैक्टीरियल सेल में कम परसेंटेजेस हैं और मेमेलियल सेल में ज़्यादा परसेंटेजेस हैं, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं कि आगे भी ऐसी सीक्वेंस चल रही है, लेकिन आगे ऐसी सीक्वेंस नहीं चल रही। इन द न्यूक्लिक एसिड हमें पता है दो तरह का होता है दैट इज डीएनए एंड आल्सो द आरएनए। डीएनए में इसकी परसेंटेज कितनी है बैक्टीरियल सेल के अंदर, दैट इज 1%, दैट इज मोर देन द 0.5% इन मेमेलियन सेल, while the RNA percentage in bacterial cell is 6%, that is also the more than the mammalian cell, that is 1.1%. And the other organic molecules like enzymes, hormones, and metabolism in catabolism, anabolism include 2% and 2% in both same in the bacterial and mammalian cell. While the inorganic ions like sodium, calcium, potassium, magnesium, chlorine, that is bacterial and mammalian cell 1% and same as 1% in mammalian cell। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है 2%, दैट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कम है 1%। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए ये सारे जो से हैं, ये मतलब डीएनए, आरएनए ये तो न्यूक्लिक एसिड में आते हैं ना, तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड ये तीनों जो से हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि वाटर जो सा है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ inorganic molecules in both bacterial and mammalian cell, that is 71%। वाटर में एंड इनऑर्गेनिक आयंस की दैट इज 71%। इसी तरह इन बाकी की सम करके वो बैक्टीरियल सेल में ऑर्गेनिक की जो परसेंटेज है वो बनती है हमारे पास 29%, जबकि मेमेलियन सेल में जो हमारी परसेंटेज है वो बनती है 28.35। दैट्स मीन कि मेमेलियन सेल का जो टोटल सेल वेट है वो कम है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल सेल। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर, द मेन टॉपिक। फर्स्टली इसकी जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन में इंक्लूड्स हैं इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन कि वाटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। वाटर इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज ऑक्सीजन। हमें पता है इस चीज़ का कि वाटर H2O होता है, इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ये बात नॉर्मल सी चीज़ है, ये हमें पता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आगे मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी वाटर की प्रॉपर्टीज़ को। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या-क्या आता है, ठीक है? वाटर हैज़ अ हाई पोलैरिटी, इट कैन आयनाइज़ ईज़िली।
नॉर्मल वो कहते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर होता है, जबकि इन केस ऑफ वाटर द बॉन्ड इज द पोलर, कोवलेंट बॉन्ड इज पोलर। आयनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कैन इजीली बी डिसॉल्व इन वाटर। ओके, देन आगे हमारे पास आती है कंपोजिशन, मतलब कि पूरी यूनिवर्स में, पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में कितने परसेंट वाटर है, दैट इज 70%। ह्यूमन के अंदर 65 to 89% वाटर पाया जाता है। ब्रेन के अंदर जो सा है हमारे पास 85 to 90% वाटर है। सीड्स एंड बोन्स में, ह्यूमन बोन जो भी बोन्स होती हैं उसमें हमारे पास 20% वाटर होता है। ऑल दो जेली फिश के अंदर जो सा है वो सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, दैट इज़ 99%। that is the most important thing, that is the more than two-third of earth is covered by water। हमारी ज़मीन पर 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो सा है ना वो पानी है, खुश्की जो सी है वो एक हिस्सा है। देन आगे मैंने आपको बताया कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी। कहते हैं कि नॉर्मली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज फेयरली इक्वल एंड कोवलेंट बॉन्ड इज पोलर। ओके, बट इन द केस ऑफ वाटर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में ये बात बताई है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के अंदर कि कोवलेंट बॉन्ड जो सा है वो वैसे तो होता है नॉन पोलर, लेकिन इन केस ऑफ वाटर इट इज पोलर। इन केस ऑफ वाटर व्हाई कोवलेंट बॉन्ड इज पोलर, ये क्वेश्चन इंसान के जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन अब हम आपको बताते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स की शेयरिंग से बनता है, जो कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन केस वाटर के केस में ना, वाटर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है लेकिन वो शेयरिंग अनइक्वल होती है, इसी वजह से वो पोलर बन जाता है। देन वाटर, एज वी नो दैट वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। देन हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। एक पार्शली पॉजिटिवली चार्ज जो सा एटम है, अगर वो एक नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ कंबाइन करेगा तो एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम जब दूसरे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम को अट्रैक्ट करता है तो जो बॉन्ड बनता है ना उसमें वो वीक होता है और उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। देखिए सेल के अंदर ज़्यादा पानी होता है, तो इसी वजह से जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, सेल के बाहर भी पानी होता है, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं वो वाटर के ज़रिए करती हैं। इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। अभी जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से जो इसके दरमियान बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है और इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास आता है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे कोहेजन एंड एडहेजन। व्हाट इज द कोहेजन एंड व्हाट इज एडहेजन? जो कोहेजन होती है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कोहेजन। जबकि जो एडहेजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की किसी भी पोलर सरफेस के साथ जब अटैचमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं एडहेजन। जैसा कि हमें पता है जब हम दीवार पे पानी फेंकते हैं तो वहाँ रुक जाता है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में बॉन्डिंग हो रही होती है ना वो होती है कोहेजन, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की वॉल के साथ बॉन्डिंग हो रही होती है जो उसको वहाँ पे चिपकाए रखती है वो होती है एडहेजन। ठीक है। देन आता है हमारे पास इसकी फोर प्रॉपर्टीज। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। कम से कम इंक्रीज किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर का किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर का कम से कम इंक्रीज कौन सा होता है ना, वो होती है उसकी हीट कैपेसिटी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, इट इज एक्ट एज वाटर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट इज एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर। मतलब कि अगर बाहर ज़्यादा गर्मी, अगर जितना टेम्परेचर बाहर है उतना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो इंसान मर सकता है, क्योंकि गर्मियों में बाहर का जो टेम्परेचर है 47 48 ऑल दो 50 तक भी पहुंच जाता है। तो इस वजह से अगर बाहर का टेम्परेचर जैसा है वैसा अंदर का होगा हमारे ह्यूमन बॉडी का तो वो ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान तो फिर डेथ हो जाएगी उसकी। इसी वजह से जो वाटर है ना वो मैक्सिमम मिनिमम वाटर जो सा है ना वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ताकि वो ना कम से कम टेम्परेचर जो सा है ना वो इंक्रीज हो। स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस डेफिनेशन को रट्टा मारते हैं जो मैंने लिखी हुई है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन भी ठीक है लेकिन आपको समझना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में कहते किसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। देन व्हाट इज द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन?
It is defined as the amount of heat required to convert a unit mass of liquid into its gaseous form. ठीक है, वेपराइज मतलब कि कोई भी लिक्विड फॉर्म है ना, किसी भी लिक्विड फॉर्म को हम अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन. देन जो मैंने आपको बताया, जैसे अभी मोस्ट ऑफ बुक्स में डेफिनेशन दी हुई है कि द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड. जैसे फॉर एग्जांपल 574 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता देती हूँ यहाँ पे कि द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 40.6 किलो जूल पर मोल, जो हमारी केमिस्ट्री की बुक में ये बात लिखी हुई है. Although the heat of vaporization of water is equal to 574 कैलोरीज पर ग्राम, इसको हम कैलोरीज पर ग्राम भी कह सकते हैं, या 574,000 कैलोरीज भी कह सकते हैं. इसको हम 574 कैलोरीज किलो कैलोरीज पर किलोग्राम भी कह सकते हैं. ओके. देन हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. व्हाट इज द हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब किसी चीज से रिपल्शन होना. Hydrophobic exclusion can be defined as a reduction of the content area between water and the hydrophobic substances which are placed in water. For example, students, ये hydrophobic exclusion जो सा होता है ना, it represents the interaction, or it describe the interaction or relation between water and the hydrophobes, means low water soluble molecules. ठीक है, ये जो सा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, ये वाटर के और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के दरमियान में डिफरेंस, मतलब उसके दरमियान में उसका रिलेशन बताता है हमें. ठीक है, एंड इट प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन. देन आता है हमारे पास इसका नेक्स्ट, ionization. The dissociation of molecules into ions is called ionization. Ionization मतलब the ions बनने का process. वाटर जो सा है वो भी आयनाइज होता है. H2O will give us H positive plus OH negative, ये हम सबको पता है. इट इज एन irreversible reaction, ये दोबारा से वाटर का मॉलिक्यूल बन सकता है. एंड इट इज maintained at 25 degrees Celsius, और it helps to maintain or change the pH of the medium. Students, MCQs आ सकता है कि जौन सी पीएच है, किसी भी मीडियम की पीएच वो कैसे मेंटेन हो सकती है, वो कौन चेंज कर सकता है? वो वाटर चेंज कर सकता है, क्योंकि वाटर आयनाइज हो सकता है, इसके पास ये एबिलिटी है. देन लोअर डेंसिटी ऑफ आइस. कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक सरफेस बन जाती है आइस की वाटर के ऊपर, उसके नीचे जो लिविंग क्रिएचर्स रह रही होती हैं वो जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ऊपर तो लेयर बन गई, ऊपर से ऑक्सीजन जो सी है वो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से हमारे पास एयर नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही. जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही तो अंदर की क्रिएचर जिंदा कैसे रह सकती है? लेकिन साइंस ये कहती है कि जो अंदर क्रिएचर है ऊपर उसके, वो जिंदा रह सकती है. This is because the ice is less dense than water. They are arranged like a lattice. ये MCQs आ सकता है how they are arranged. They are arranged like a lattice. In freezing, ice forms on the surface of ponds and lakes, forming an insulating layer above the water below. ठीक है, एंड वो एक इंसुलेटिंग लेयर बना देती है, मतलब कि उसके बाद अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि ऊपर जो है वो सारी की सारी लेयर बन जाती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, और अंदर की जो क्रिएचर्स हैं, अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जिंदा रह लेते हैं इस तरह. ठीक है, देन हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स. Okay, firstly, I would like to tell you about the definition of carbohydrates. Carbohydrates are the organic compounds that polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones are the change to substance on simple chemical transformation as hydrolysis, oxidation and reduction. देन हमारे पास आती हैं इसकी टाइप्स. इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? मोनो मीन वन एंड सैकेराइड मीन sugar unit. Monosaccharides are true carbohydrates which are either polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone. In nature, monosaccharides with 3 to 7 carbon atoms are found. ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. These are easily soluble in water, these are sweet in taste and these are all reducing sugars. देन मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ ओलिगोसैकेराइड्स का, हम इसको बाद में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. ओलिगोसैकेराइड्स, these oligosaccharides which yield 2 monosaccharides on hydrolysis. At least 2 monosaccharides जो
हाइड्रोलाइसिस पे 2 मोनोसैकेराइड्स उनसे हैं वो यील्ड दें हमें दें, वो हम कहते हैं उनको ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। एंड द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बात बताने वाली नहीं है वैसे। देन आता है हमारे पास माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज एंड लैक्टोज ये रिड्यूसिंग है, जबकि सक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, जबकि माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूस हो सकता है। फिर हमारे पास आगे आती है टाइप पॉलीसेकेराइड। Polysaccharides, these are formed by several monosaccharides linked together by glycosidic bond. Polysaccharides which are formed by the condensation of only one kind of monosaccharide is called homopolymer. Okay, and the polysaccharide which are formed by the condensation of different kind of monosaccharide and it is called heteropolysaccharide. फिर आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स मोनोसेक्राइड्स की। जो सिंपल मोनोसेक्राइड्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, राइबोस क्या होता है? राइबोस दैट इज फाउंड इन आरएनए। इस बात का तो हमें पता है। राइबोस जो सा है वो अल्डिहाइड है, जबकि राइब्यूलोस ये जो सा है ये कीटोन है। ओके, इट इज पेंटोस, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। Its formula is C5H10O5. It is D अल्फा राइबोफ्यूरानोस। अगर हम इसकी रिंग बनाते हैं तो वो बन जाएगा D अल्फा राइबोफ्यूरानोस। हमने इसके अंदर डी क्यों कहा? हम इसमें एल भी तो कह सकते थे, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स ये बात कहेंगे इसमें एफ भी कह सकते थे, जी भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ डी एंड एल ही होता है। ओके, डी और एल इन्होंने किस बेस पे कहा हुआ है कि अगर कायरल किसी भी कायरल कार्बन के साथ OH ग्रुप उसकी राइट साइड पे है तो उसे हम कहते हैं डी शुगर, और अगर वही OH ग्रुप उसकी लेफ्ट साइड पे है तो उसे हम कहते हैं एल शुगर। इसी तरह राइबोस के अंदर जो है OH ग्रुप वो उसकी राइट साइड पे है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं डी अल्फा राइबोफ्यूरानोस। आपको मैंने डी एंड एल ग्लूकोज का तो बता दिया है, लेकिन नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड द बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज के अंदर ये बात होती है कि हमारे पास जो रिंग फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के ऊपर H ऊपर होता है एंड OH नीचे होता है, ठीक है? लेकिन जो बीटा ग्लैक्टोज है उसके अंदर हमारे पास OH कार्बन नंबर 1 के साथ जो रिंग में OH ऊपर होता है एंड H नीचे होता है, ये हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, देन हमारे पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज दो तरह का है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, एंड दीज बोथ आर द इनेंशियोमर्स। इसको मैं आपको बताती हूँ कि इनेंशियोमर्स होते क्या है। इनेंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस, आगे जाके मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। हमारे पास आता है एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज डजंट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, इट इज टेकन आर्टिफिशियली, देयरफॉर डू नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। Then human blood contains 0.08 or 80 mg per dl of glucose. It is alpha D alpha glucopyranose. फिर आते हैं हमारे पास stereoisomers in the monosaccharides. Stereoisomers. What is stereoisomers? Those isomers in which H and OH are arranged in different patterns to the asymmetric carbon atoms are called stereoisomer. हमने ये तो बता दिया कि H और OH जिनसे हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में asymmetric कार्बन एटम के साथ अटैच होने चाहिए, लेकिन asymmetric क्या होता है? asymmetric कार्बन क्या होता है? asymmetric कार्बन वो होता है which makes bond with four different or groups, four different atoms or group around it. एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है कि जिसके इर्द गिर्द चारों के चारों जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, और उन डिफरेंट ग्रुप्स के पास अगर हमारे पास H और OH वो डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज हैं तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। अब मैंने आपको बताया कि डी एंड एल ग्लूकोज दीज आर द आइसोमर्स, इनेंशियोआइसोमर्स। What is enantiomers? These are the non-superimposable mirror images of one another. Okay. फिर हमारे पास आते हैं diastereoisomers. What is diastereoisomers? These are those which have different arrangement of H and OH group, more than one symmetrical carbon atom. Unlike enantiomers, these are not mirror images. डायस्टीरियोआइसोमर्स पहली बात है कि इनेंशियोमर्स की तरह ये मिरर इमेजेस बिल्कुल भी नहीं होते। उसके बाद दूसरी बात है कि इसमें H और OH ग्रुप जो सा है वो डिफरेंट एसिमेट्रिकल कार्बन्स के ऊपर, मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन्स के ऊपर अटैच होने चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं एपीमर्स। एपीमर्स दीज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H and OH ग्रुप एट ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। डायस्टीरियोआइसोमर्स में मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स पे अरेंजमेंट होनी चाहिए H and OH की, जबकि एपीमर्स के अंदर सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर H and OH की डिफरेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए। फिर हमारे पास आगे आता है ओलिगोसेक्राइड्स।
ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे दिया था। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, माल्टोज़, सक्रोज़ एंड लैक्टोज़। व्हाट इज़ माल्टोज़? माल्टोज़ इट इज़ अ मोनोमर ऑफ ग्लूकोज़ एंड ग्लूकोज़। मीन्स 2 ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल जब हम कंबाइन करेंगे तो 1 माल्टोज़ का मॉलिक्यूल बनता है। इसमें लिंकेज क्या होती है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कैंडीज़, बार्ले, स्वीट, पोटैटोज़ एंड फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसको हम माल्ट शुगर भी कह सकते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारे पास सक्रोज़। सक्रोज़ ये ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ की कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा ये शुगर केन में पाया जाता है। इसको हम शुगर केन मतलब सक्रोज़ का दूसरा नाम केन शुगर भी है। फिर हमारे पास आता है लैक्टोज़। लैक्टोज़ को तो हम सबको ही पता है कि मिल्क में पाया जाता है। इट इज़ अ मिल्क शुगर। ये ग्लूकोज़ और लैक्टोज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है एंड इट इज़ 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर हमारे पास आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में बताया स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। What is starch? Starch it is found in plants and green algae. It is formed by the result of alpha glucose molecules. इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। Amylose. It is soluble in hot water, although amylopectin it is insoluble in hot or cold water. Amylopectin कहीं भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अमाइलोज ये ब्रांच फॉर्म में होता है एज वेल एज अमाइलोपेक्टिन ये भी ब्रांच फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद आता है स्टार्च। स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज है उसके अंदर लिंकेज क्या होती है? 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। अमाइलोपेक्टिन उसके अंदर 2 लिंकेजेस होती हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि स्टार्च जौन-सा है वो ब्लू कलर देता है जब उसका हम रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ। अगर हम हमने चेक करना है कि ये स्टार्च है या कोई और कंपाउंड है, तो हम उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दें। अगर वो ब्लू कलर दे रहा है दैट्स मीन कि वो स्टार्च है, अगर वो नहीं दे रहा दैट्स मीन कि वो कोई और कंपाउंड है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ फाउंड इन लिवर एंड द मसल सेल्स। It is a alpha glucose molecules. It is also an alpha glucose molecules like starch. It is insoluble in water. It is branched. It is alpha 1,4 as well as alpha 1,6 linkages. It gives red color with iodine. ठीक है। Then हमारे पास आता है cellulose. Cellulose. It is the main constituent of cell wall of plants. ये हम सबको पता है कि सेलुलोज जौन सा है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का। इसके अलावा जो सेलुलोज है वो ग्रीन एल्जे में पाया जाता है, मोल्ड्स के अंदर पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये जौन सा है इट इज़ द बीटा ग्लूकोज एंड इट कैन नॉट डाइजेस्ट इन आवर गट। It is highly insoluble in water. It is unbranched. It is beta 1,4 linkages and it gives no color with iodine. Then हमारे पास आता है last chitin. What is chitin? It's present in organism is fungi and the arthropods. जो chitin है वो fungi और arthropods की सेल वॉल के अंदर present होता है। It is found in cell wall of fungi, exoskeleton of arthropods. ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोसामाइन। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज अनब्रांच्ड and it is beta 1,4 linkages and it gives no color with iodine like cellulose. Cellulose also don't give any color with iodine. स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लें कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये जो 3 चीज़ें हैं दीज आर होमोपोलिमर एंड होमोसेक्राइड्स, जबकि जो काइटन है दैट इज़ हेट्रोपोलिमर एंड होमोसेक्राइड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्यूरी अबाउट दीज टॉपिक्स यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल आंसर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।